नमस्कार मित्रों, रिपब्लिक एजुकेशन में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम टीजीटी 2013 नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप न करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी अनुसूची, क्योंकि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। तिलक बिपिन चंद्र पाल, गोखले नौरोजी, नेहरू बोस, जयप्रकाश लोहिया। तो साथियों, तो इसमें बेमेल नेहरू और बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। तो साथियों, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य होता है कि वह राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 58 में। तो मित्रों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक निर्माण संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे देना होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? हृदय एवं आत्मा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में व्यक्त किया था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो मित्रों, महात्मा गांधी की
आत्मकथा का शीर्षक सत्य के मेरे प्रयोग अर्थात मेरे सत्य के साथ प्रयोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जॉन लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। जॉन लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। जॉन लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। जॉन लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। साथियों, जॉन लॉक एक प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक तथा राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने सरकार तथा राज्य में विभेद किया है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति होनी चाहिए? 54 सदस्यगण, 55 सदस्यगण, 56 सदस्यगण, 57 सदस्यगण। तो मित्रों, संसद के किसी सदन के अधिवेशन के लिए कोरम का होना आवश्यक होता है। कोरम के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। यदि किसी दिन सदन के 1/10 सदस्य उपस्थित न हो तो अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन को तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक 1/10 सदस्यों की गणपूर्ति न हो जाए। गणपूर्ति के लिए लोकसभा में 55 तथा राज्यसभा के लिए 25 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात 55 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? राज्य की दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। साथियों, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सही व्याख्या करता है। विकासवादी सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य हमेशा परंपराओं की देन है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात विकासवादी सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट, उदारवाद का मूल तत्व है वैयक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समानता। तो मित्रों, वैयक्तिक स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। उदारवाद एक राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। मित्रों, सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। निर्वाचन के बाद सरपंच अथवा ग्राम पंचायत प्रमुख को पदच्युत करने के लिए उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पद से हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो इस प्रकार से सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। तो साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 24वें तथा 25वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया, किंतु 25वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस निर्णय के अनुसार संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है या समाप्त कर सकती है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होता हो। तो इस प्रकार से मित्रों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था प्लेटो द्वारा, अरस्तू द्वारा, मैकियावेली द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। मित्रों, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तू द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरस्तू यूनान का प्रमुख दार्शनिक था, जो प्लेटो का शिष्य भी था। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तू ने शासन के अंगों को विधायी, कार्यकारी तथा न्यायविद 3 अंगों में वर्गीकृत किया था। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तू। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑस्टिन, ऑक, एक्विनाक्स, मैटलैंड। तो साथियों, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन ने किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो साथियों, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। साथियों, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक तरीके की पूंजी का विभाजन चाहते थे। उनका मानना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्रित हो गई है वह उसका कुछ भाग गरीबों को दे। न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु वे स्वयं को उसका संरक्षक माने, उसका स्वामी नहीं। इस प्रकार से मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग वर्ष 1994 से कार्यशील नहीं है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, न्यास परिषद। साथियों, न्यास परिषद 1994 से कार्यशील नहीं है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अशांति का अग्रदूत किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता,
WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। साथियों, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के सदस्य थे तथा वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य एवं बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित किया गया है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। मित्रों, राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है, यह कथन अरविंद घोष का है। अरविंद घोष एक योगी, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक एवं चिंतक थे। इन्होंने पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम स्थापित किया था। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? लेनिन, रॉबर्ट ओवम, कार्ल मार्क्स, हीगल। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात रॉबर्ट ओवम हो जाएगा, क्योंकि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में रॉबर्ट ओवम ने किया। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात रॉबर्ट ओवम हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए राजनीतिक दल, न्यायालय, संविधान। ऑप्शन बी विधान पालिका, राजनीतिक दल, न्यायालय। ऑप्शन सी राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान। ऑप्शन डी विधान पालिका, न्यायालय, कार्यपालिका। तो साथियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को राजनीतिक दल, विधान पालिका तथा संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। मित्रों, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ शासन तंत्र में संवैधानिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति निर्वाचित एवं पदासीन हो सकता है। गणराज्य सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता। इस प्रकार से मित्रों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज। तो मित्रों, द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये तीनों पुस्तकें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद स्वराज। नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो मित्रों, केंद्र तथा राज्यों के मध्य का विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन, विदेश नीति, आर्थिक नीति, न्यायिक नीति। साथियों, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 93वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। तो साथियों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया। इसके अनुसार राज्य द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का प्रबंध किया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के 30 प्रश्न हम अगले सेशन में लेंगे। इतना समय देने के लिए सभी मित्रों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।